Hello students, in this video we'll discuss chapter number 6 British policies and impacts। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट ब्रिटिश पॉलिसीज़ को और उनके इम्पैक्ट्स को। इम्पैक्ट्स मतलब क्या होता है? प्रभाव। देखो डिफरेंट डिफरेंट ब्रिटिश पॉलिसीज़ बनी, तो जो भी पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स बना रहे थे वो हमें इंडियंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए बना रहे थे और अपनी होम कंट्री को फ़ायदा देने के लिए बना रहे थे। तो हम देखेंगे कि जितनी भी ब्रिटिश पॉलिसीज़ बनी वो सारी पॉलिसीज़ ने इंडिया को कैसे इम्पैक्ट किया, इंडियंस को कैसे इम्पैक्ट किया, उन पॉलिसीज़ का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। चलो, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था बेटा ब्रिटिश इंडिया का, जब ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे तो इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन था, इस तरीके से डेवलप किया गया था कि वो सिर्फ और सिर्फ किसको सर्व करेगा? ब्रिटिश इंटरेस्ट को। बेसिकली दे वर मेकिंग पॉलिसीज प्लान्स फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर कंट्री ओनली। हमारी कंट्री को तो सिर्फ उन्हें एक्सप्लॉइट करना था, हमारे लोगों को तो सिर्फ एक्सप्लॉइट करना था। ब्रिटिश की जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन होती है जिनका मेजर एम्फेसिस होता लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, जिसकी वजह से इंडिया से जो होने वाला ट्रेड है वो कंटिन्यू होता रहे, इंडियन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यू किया जा सके और इसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो फिर से ध्यान से सुनो कि ब्रिटिशर्स इंडिया में सबसे ज़्यादा किसको मेंटेन करना चाहते थे? लॉ एंड ऑर्डर को। क्यों? क्योंकि जब आपकी कंट्री में रायट्स होते हैं, दंगे होते हैं, तो हर सिचुएशन बिल्कुल अनकंट्रोल हो जाती है ना। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे वो सिचुएशन इंडिया में कभी ना हो, इंडिया में सब कुछ कंट्रोल्ड वे में चले, सो दैट दे कैन कंटिन्यू विद देयर एक्सप्लॉयटेशन विथ ट्रेड। ये अपने ट्रेड में कोई भी बाधा, मतलब कोई भी क्या बोलना चाहिए, अवरोध, बैरियर नहीं आने देना चाहते थे। तो जो ब्रिटिश डोमिनेशन था इंडिया के ऊपर, उसने इंडिया में बहुत सारे चेंजेस लेके आया। हमारे भारतीयों की, मतलब इंडियंस की इकोनॉमिक आर्थिक जीवन को भी बदला, सामाजिक भी जीवन को भी बदला। तो जो ब्रिटिश डोमिनेशन था वो इंडिया में सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ही नहीं कर रहा था बेटा, वो हमारी सोशल लाइफ को भी हार्म कर रहा था। न्यू फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सोशल क्लासेस, नए नए प्रकार की चीज़ों का प्रोडक्शन होने लगा, नई नई चीज़ों का कंजम्पशन होने लगा, सोशल क्लास बन गई, मतलब एक नए प्रकार की सोशल क्लास बन गई, कल्चरल मूवमेंट्स होने लगे। इसी पर्टिकुलर पीरियड में इंडिया बिकेम अ मेजर मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को दो तरीके से हेल्पफुल समझा। पहली बात तो इंडिया की पॉपुलेशन शुरू से ही अच्छी खासी थी, तो ब्रिटिशर्स समझते थे कि हमारी मशीन्स जो गुड बनाएगी वो हम इंडियन मार्केट में डंप करेंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। दूसरी चीज़, इंडिया में रॉ मटेरियल बहुत थे, तो वो हमसे रॉ मटेरियल लेना चाहते थे, मतलब वो हमारी इंडस्ट्री को कभी डेवलप होता देख नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि वो तो चाहते थे कि भाई अगर इनकी इंडस्ट्री डेवलप हो गई तो ये हमसे गुड नहीं खरीदेंगे, तो भाई ये हमसे गुड खरीदते रहें और हमें रॉ मटेरियल बेचते रहें। यही दो एम थे ब्रिटिशर्स के। तो वो हमें देखते थे एज अ सोर्स ऑफ चीप रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश फैक्ट्रीज एंड मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स। बड़े ही चालाक थे भाई ये ब्रिटिशर्स, हमारे ही रॉ मटेरियल का यूज़ करके फिनिश गुड बना के हमें ही महंगे दामों पे बेच देते थे। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी, जब तक ब्रिटिश इंडिया में नहीं आए थे ना बेटा, जब तक जो इंडियन विलेजेस होते थे सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटीज़ होते थे, मतलब इंडिया के एक गांव को दूसरे गांव से भी कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इतना सेल्फ सफिशिएंट था हर विलेज। एक ही रिलेशन हुआ करता था गवर्नमेंट का और लोगों का, पीसेंट्स का, कि ये लोग रेवेन्यू पे करते थे अपनी गवर्नमेंट को, अपने राजा को। विलेज सोसाइटी जो होती थी उसमें डिफरेंट प्रोफेशंस होते थे, जैसे कुछ लोग किसान बन जाते थे, कुछ कारपेंटर बन जाते थे तो फर्नीचर बनाते थे, कुछ पॉटर्स होते थे जो मटका यूटेंसिल्स बना के देते थे, वीवर्स साड़ी कपड़ा बुन के देता था, प्रीस्ट होता था जो पूजा पाठ करा देता था, आर्टिशंस होते थे, है ना। ऑल इन ऑल एक गांव में वो सारे लोग काम करते थे बेटा, और जो एक विलेज को सेल्फ सफिशिएंट यूनिट बनाते थे। एग्रीकल्चर, फार्मिंग हो रही है, पीजेंट कर रहा है तो अनाज आ जाएगा। पॉटर ने बर्तन बना दिया, आप उन बर्तन में खाना पका सकते हो, ग्रेन्स को स्टोर करके रख सकते हो। वीवर है जो आपके लिए कपड़ा बना देगा, कारपेंटर है जो आपका घर फर्नीचर बना, मतलब घर नहीं बनाएगा, वो मशीन बनाएगा, कारपेंटर आपके घर के लिए फर्नीचर बना देगा। आर्टिशंस उसको डेकोरेट करने के लिए म्यूरल्स, स्कल्पचर बना देंगे। तो
समझ में आ रहा है कि कैसे एक गांव सेल्फ सफिशिएंट यूनिट हुआ करता था। कारपेंटर घर नहीं बनाते हैं, कारपेंटर मशीन बनाते हैं, पर घर को सजाने के लिए फर्नीचर बनाता है हमारा कारपेंटर। बेस्ड ऑन सिंपल डिवीजन, और ये जो डिवीजन था ना बेटा, ये सिर्फ डिवीजन ऑफ लेबर का था कि भाई मुझे पॉटरी बनाना, मैंने पॉटरी बना लिया, आपको प्रीस्ट बनना, प्रीस्ट बन गए, और इस तरीके से विलेज एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट हुआ करता था। पर जैसे ही इंडिया में ब्रिटिश रूल स्टार्ट होगा, यहाँ पे जो सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकॉनमी है इसका टूटना चालू हो जाएगा। मतलब अब विलेजेस की सेल्फ सफिशिएंसी होगी खत्म। कब? ब्रिटिश रूल के स्टार्ट होने के बाद में। जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने अपने ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर दिया, अपने ऑफिसर्स को ये भेजते थे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए इन कैश इन स्टेट ऑफ काइंड। पहले के जो राजा होते थे वो गेहूँ, दाल, चावल, मसूर, तिल किसी को भी ले लेते थे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। पर ब्रिटिशर्स ने जब से टैक्स कलेक्ट करना चालू किया तो ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि हमें तो सिर्फ कैश में ही भैया अपना टैक्स चाहिए, हमें काइंड में मतलब अनाज, दाल, चावल कुछ भी नहीं चाहिए। तो जो फार्मर्स थे उन्होंने कैश क्रॉप को ग्रो करना चालू कर दिया बेटा, क्योंकि कैश क्रॉप की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होती थी मार्केट में और ईजिली कैश क्रॉप सेल हो जाती थी। जो विलेज क्वार्टर्स इंडस्ट्रीज थी वो पूरी तरह खत्म हो गई थी क्योंकि सस्ता मशीन मेड गुड गाँव में आने लग गया था। हमारे इंडियन मार्केट में फ्लड आ गई थी, बाढ़ आ गई थी सस्ते बने हुए मशीन मेड गुड की, और इस तरीके से इंडियन रूलर्स भी डिसअपियर होते गए। अब इंडियन रूलर ही नहीं है तो क्या कोर्ट्स होंगे? कोर्ट्स नहीं होंगे तो उसमें जितने भी लोगों को पैट्रन दिया गया होगा, जैसे सिंगर, डांसर्स, म्यूजिशियंस, उनकी भी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, उनकी भी लाइवलीहुड खत्म हो जाएगी। सो डिसअपेरेंस ऑफ इंडियन रूलर कोर्ट्स, नोबैलिटी गेव अ बिग ब्लो। तो अब राजा ही नहीं है, कोर्ट ही नहीं है, तो नोबैलिटी जो राजशाही लोग होते हैं उनका क्या काम? उन्हें भी एक बिग ब्लो मिला। टू हैंडीक्राफ्ट्स बिकॉज दे वर द मेन कस्टमर्स। बेटा जो नॉबल्स होते थे उन्हें पैसा तब मिलता था जब वो कोर्ट में परफॉर्म करते थे, राजा को कोई काम करते थे। अब राजा ही नहीं है, राजा को कोर्ट ही नहीं है, तो नॉबल्स के पास पैसे ही नहीं है। अब नॉबल्स के पास पैसे ही नहीं है तो वो हैंडीक्राफ्ट को खरीदेंगे नहीं। अब वो हैंडीक्राफ्ट को नहीं खरीदेंगे तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी धीरे धीरे करके पूरी तरह डिक्लाइन कर जाएगी, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट के मेन कस्टमर्स ही कौन हुआ करते थे? नोबैलिटी। अब आएगा बेटा न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स। बेटा देखो, हमारे इंडियन किंग्स भी रेवेन्यू कलेक्ट करते थे पर उनका सिस्टम बहुत अलग था। ब्रिटिशर्स आए तो ये अपने नए नए सिस्टम्स को लेके आए। जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें रेवेन्यू की ज़रूरत पड़ती थी, क्यों पड़ती थी? फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेशन। देखो वो इंडिया में रह रहे थे, ट्रूप्स भी मेंटेन कर रहे थे, है ना, फिर इंडिया से रॉ मटेरियल परचेज कर रहे थे तो उन्हें चाहिए रहते थे पैसे। तो जो ब्रिटिश थे उन्हें चाहिए थे रेवेन्यू। क्यों? एडमिनिस्ट्रेशन को कंटिन्यू रखने के लिए। वॉर ऑफ एक्सपांशन, ये कंटिन्यू लड़ते रहते थे दूसरे राजाओं से, जिससे इंडिया में अपने एरिया को एक्सपांड कर सकें, तो उसके लिए इन्हें रेवेन्यू चाहिए। जो लैंड रेवेन्यू है वो मेजर सोर्स हुआ करता था रेवेन्यू का। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किससे आता है तो लैंड रेवेन्यू से आता है। जो ब्रिटिश हैं उन्होंने नए नए लैंड रिफॉर्म्स लेके आ गए, ठीक है। जो ब्रिटिश थे उन्होंने न्यू लैंड रिफॉर्म्स लेके आए। वो न्यू लैंड रिफॉर्म्स कैसे लेके आए? रिफॉर्म्स का मतलब तो होता है बेटा सुधार। आपको ऐसा लग रहा होगा वाह ब्रिटिशर्स ने कितना अच्छा किया, पर नहीं बेटा, ये जितने भी रेवेन्यू सिस्टम थे इसमें सुधार जैसा तो कुछ नहीं था। ग्रेजुअली हमारे पीजेंट्स की कंडीशन डे बाय डे बहुत ही डिटोरिएट ही होती गई। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने न्यू लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स लेके आए, जैसे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम। अब एक एक करके हम सब सिस्टम्स को पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को लाने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब? 1793 में। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। इसके थ्रू क्या किया गया? लैंड वॉज गिवन टू द जमींदार। लैंड किसको दे दी गई? जमींदार को। दे बिकम द ऑनर ऑफ लैंड। और ब्रिटिशर्स ने क्या कहा जमींदार से? अब इस जमीन के ऑनर तुम ही हो। ठीक हुई बात। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लेके आने वाले कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब लाए? 1793 में। ये सिस्टम कैसा था? लैंड वॉज गिवन टू द जमींदार। लैंड किसको दे दी जाती थी? जमींदार को दे दी जाती थी, और जमींदारी ट्रू ऑनर हो जाया करता था ज़मीन का। ऑनर ऑफ द लैंड इन देयर ज़मींदारी। उनके ज़मींदार में जितनी भी ज़मीन होती थी उसका एक्चुअल ऑनर ज़मींदारी होता था। जो रेवेन्यू होते थे वो फिक्स होते थे और उन्हें कैश में ही पे करना पड़ता था। ज़मींदार जो इन्हें कलेक्ट करता था किससे? पीजेंट से। तो दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि जो रेवेन्यू है वो फिक्स होते थे,
उन्हें कैश में ही देना पड़ता था। ज़मींदार की ड्यूटी होती थी रेवेन्यू को कलेक्ट करना, किससे? किसानों से। अगर ज़मींदार फेल हो जाए और अपने ड्यूज़ को टाइम पर पे ना कर पाए, ज़मींदार को भी टैक्स कलेक्ट करके किसको देने पड़ते थे? राजा वो किंग ब्रिटिश को देने पड़ते थे ना। तो अगर कोई ज़मींदार फेल हो जाए, वो टैक्सेस प्रॉपर टाइम पे ना कलेक्ट करके ना भर पाए, तो बेटा उसकी पूरी की पूरी ज़मीन को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। अंग्रेज़ उसकी ज़मीन को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। ये अच्छा भला इमेज पिक्चर था बेचारे लॉर्ड कॉर्नवालिस का, तो इन्हें इतने सारे दाढ़ी मूछ ज्वेलरी पहना दी। बच्चों ऐसा नहीं किया करो। अब उसकी आत्मा जो ऊपर से देख रही होगी उसे कितना बुरा लग रहा होगा। बेटा जो ज़मींदारी राइट्स होते थे, द ज़मींदारी राइट्स ऑफ ऑनरशिप बिकम हेरिडेटरी एंड ट्रांसफरेबल। ठीक है, तो जो ज़मींदारी राइट होते थे ऑनरशिप के, वो हेरिडेटरी भी रहे और ट्रांसफरेबल भी रहे। जो एक्चुअल कल्टीवेट, देखो अगर मैं अपने टाइम से रेवेन्यू पे करती जाऊँगी ब्रिटिशर्स को, तो आने वाले टाइम में मेरे बेटे को ज़मींदारी ट्रांसफ़र हो जाएगी। पर बीच में मैंने कहीं कुछ गड़बड़ की तो ज़मींदारी किसी और को ट्रांसफ़र हो जाएगी। जो एक्चुअल कल्टीवेटर्स थे वो सिर्फ टीनेंट बन के रह गए, किराएदार बन के रह गए। उनके पास खुद की ज़मीनें नहीं थी। ऐसा कहा गया कि आप ज़मींदारों की ज़मीनों पे काम कर रहे हो। जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, इसने एक नई क्लास बनाई, न्यू पावरफुल क्लास बनाई, किसकी? ज़मींदार की। इसके पहले इतना ज़्यादा रुतबा नहीं हुआ करता था ज़मींदार का, पर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो 1793 में आया, जिसे लाने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसके आने के बाद तो भैया एक पावरफुल क्लास बनी, जिसे हमने कहा ज़मींदार की क्लास, ज़मींदार्स हु वर स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ द ब्रिटिश रूल। अब ज़मींदार को बनाने वाले ही कौन थे? ब्रिटिशर्स। तो ये ब्रिटिशर्स को फुल सपोर्ट देते थे। किस? कौन 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 कौन? ज़मींदार। ज़मींदार ब्रिटिश को, ब्रिटिश ज़मींदार को फुल टू सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट है रैयतवारी सिस्टम। तो बेटा ये जो रैयतवारी सिस्टम था, इसे इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश ऑफिशियल्स रीड्स एंड थॉमस मुनरो ने। इसीलिए ये रैयतवारी सिस्टम का दूसरा नाम है मुनरो सिस्टम। तो भाई पूछा जाएगा कि मुनरो सिस्टम का दूसरा नाम क्या है या रैयतवारी सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए रैयतवारी और मुनरो सेम ही है। मुनरो सिस्टम इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसे डेवलप करने वाले कौन थे? थॉमस मुनरो। तो दो ब्रिटिश ऑफिसर्स जिन्होंने रैयतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया वो है रीड एंड थॉमस। कौन है बेटा? रीड्स एंड थॉमस। हु रिकमेंड दैट सेटलमेंट शुड बी मेड डायरेक्टली विद द एक्चुअल कल्टिवेटर। इन लोगों ने क्या बोला? ये ज़मींदार की क्या ज़रूरत है, ये अपना फ़ायदा बनाया करता हमेशा, तो ज़मींदार को एलिमिनेट करो और अब हम डायरेक्टली किसानों से ही टैक्स वसूलेंगे। ये जो सेटलमेंट था, ये जो सेटलमेंट होते थे वो सीधे किसके साथ होते थे? रैयत, कल्टीवेटर, मतलब सीधे किसानों से। क्लियर हुई बात? दिस सेटलमेंट वॉज मेड विद द रैयत्स और कल्टीवेटर्स। इट वॉज रिवाइज आफ्टर 20-30 ईयर्स, और इन्हें पेरियोडिकली रिवाइज किया जाता था लगभग 20 से 30 साल के बीच में। व्हेन द रेवेन्यू डिमांड वॉज इंक्रीज, जैसे रेवेन्यू डिमांड इंक्रीज होने लग जाए वैसे ही सिस्टम को भी रिवाइज कर दिया जाता था। ये जो सिस्टम था ये शुरुआत में कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया? मद्रास में और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। कब? 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी में इस सिस्टम को रैयतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। रैयतवारी सिस्टम का ही दूसरा नाम क्या है बेटा? मुनरो सिस्टम। ठीक हुई बात? अब हम पढ़ेंगे महलवारी सिस्टम। तो बेटा इसमें जो वर्ड है महल, इसका मतलब होता है विलेज। क्या होता है? विलेज। इसको इंट्रोड्यूस किया गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में। तो महलवारी सिस्टम कहाँ कहाँ पर आया? यूपी, एमपी, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस। पंजाब में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कौन सा सिस्टम आया? महलवारी सिस्टम। इसमें महल का मतलब क्या होता है बच्चा? विलेज। रैयतवारी सिस्टम में जो रैयत है उसका मतलब क्या होता है? किसान। यहाँ अब बेटा ये जो रेवेन्यू सेटलमेंट है वॉज मेड विलेज बाय विलेज और स्टेट बाय स्टेट। स्टेट बोले तो महल, गांव। ठीक हुई बात? जो रेवेन्यू सेटलमेंट था उससे, द रेवेन्यू सेटलमेंट वॉज मेड विलेज बाय विलेज, गांव गांव तक, स्टेट बाय स्टेट। कौन पूरा कर रहे थे? लैंडलॉर्ड्स और हेड ऑफ द फैमिली, या तो फैमिली का हेड या लैंडलॉर्ड इस कार्यक्रम को पूरा कर रहे थे।
महलवारी एरियाज़ में जो लैंड रेवेन्यू था उसे पेरियोडिकली रिवाइज किया गया। जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था बेटा ब्रिटिशर्स ने, इन्होंने एक नई क्लास बना दी, ज़मींदार की क्लास। उन्हें नए तरीके के राइट दे दिए गए। जो ज़मींदार होता था उसे फिक्स्ड रेवेन्यू देना पड़ता था कंपनी को, जो फाइनली ये किससे एक्सट्रैक्ट करते थे? फार्मर से। ऑब्वियस सी बात है, राजा के पास ना ही तो टिस्को है, ना टीसीएस है, ना ही तो गेल है, ना ही तो बेल है, तो पैसा कहाँ से कमाएगा? तो वो पैसा कमाता था प्राइवेट लोगों से, है ना। तो जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिशर्स ने उसे हमने कहा ज़मींदारी, है ना। इनके पास नए राइट थे। जो ज़मींदार थे उसको फिक्स रेवेन्यू पे करना पड़ता था कंपनी को, जो कि एक्सट्रैक्ट करते थे फार्मर से। जो फार्मर की कंडीशन थी वो आए हाय बहुत ही मिजरेबल थी, ठीक है। अंडर दीज सेटलमेंट्स, इन सेटलमेंट्स में भैया बहुत ही ख़राब स्थिति किसकी? हमारे सैनिकों की। अब बेटा जो ज़मींदार होता था उसे एक फ़िक्स डेट पे फ़िक्स रेवेन्यू कंपनी को देना पड़ता था, जो वो किससे रियलाइज़ करता था? फार्मर से। जो फार्मर्स थे उनकी कंडीशन तो बहुत ही मिज़रेबल, बहुत ही ख़राब थी इन सेटलमेंट्स में। उन्हें फ़ोर्स किया जा रहा था कि वो कैश क्रॉप ग्रो करें, जैसे कि इंडिगो, कॉटन, जूट, पॉपी। पॉपी बोले तो अफ़ीम बोल सकते हो आप लोग। इंडिगो ग्रो कराया जा रहा था हमसे, कॉटन, जूट, पॉपी, शुगर केन, इनको ग्रो कराने के लिए बोल रहे थे। और फूड क्रॉप्स तो ग्रो करवाते नहीं थे ब्रिटिशर्स, इंस्टीड ऑफ फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स से उन्हें कोई मतलब नहीं था, उन्हें तो कैश क्रॉप चाहिए थी। मतलब वीट, राइस छोड़ दो, मत ग्रो करो, आप सिर्फ ग्रो करो क्या? इंडिगो, कॉटन, जूट, पॉपी, शुगर केन, इनकी बहुत डिमांड है क्योंकि ब्रिटेन में whatever the type of land settlement introduced by British, peasants were ultimate sufferer। भले ही वो कोई भी सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया हुआ बेटा ब्रिटिशर्स ने, सबसे ज़्यादा प्रभाव, सबसे ज़्यादा कंडीशन ख़राब किसकी थी? हमारे फार्मर्स की। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आर्टिशंस एंड वीवर्स। अब हम देखेंगे वीवर्स और आर्टिशंस का कैसे एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो 18th सेंचुरी में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी, पुराने टाइम की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है, जो टेक्सटाइल बनता था, द टेक्सटाइल हैड द प्लेस ऑफ प्राइड इन इंडिया। बेटा पूरे वर्ल्ड में हमारा टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा फेमस था। क्राफ्टमैनशिप थी, यूजुअली पैट्रोनाइज कर लिए जाते थे राजा और नॉवेल्स द्वारा। राजा और नॉवेल्स जो बहुत अच्छा काम करने वाले, भले वो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, गाना, म्यूज़िक, डांस कुछ भी हो, उसको अपने राज्य में रख लेते थे। ये जो क्राफ्टमैन होते थे ये लग्जरी गुड प्रोड्यूस करते थे ट्रेडर्स के लिए, और ट्रेडर्स इन्हें दूसरी कंट्री में ले जाके बेच दिया करते थे। गुड्स दैट वर इन हाई डिमांड, वो कुछ जो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में होता था यूरोपियन मार्केट में, वो था वूल, सिल्क, कॉटन टेक्सटाइल, ढाका मुस्लिन, ढाका मुस्लिन, वूल, सिल्क, कॉटन टेक्सटाइल, ये सब बहुत ज़्यादा डिमांड में थे यूरोपियन मार्केट में। और बेटा अगर हम इम्पोर्टेंट सेंटर्स की बात करें कि ये जो गुड्स हैं इनके इम्पोर्टेंट सेंटर्स कौन से थे, तो वो थे ढाका, बनारस, लखनऊ, मुल्तान, अहमदाबाद, मदुरई, सूरत, मदुरई, अहमदाबाद, ढाका, बनारस, यहाँ तक ये गुड्स जाया करते थे। जो विलेजर्स थे वो बहुत ही सुंदर सुंदर बर्तन बनाया करते थे, ज्वेलरी बनाया करते थे, भले ही वो गोल्ड की बनाए, सिल्वर की बनाए, कॉपर की बनाए, स्टील की बनाए या आयरन की, पर बहुत सारे टाइप की ज्वेलरी बनती थी। तो जो इंडियन ट्रेड इंडस्ट्री थी, thus इंडियन ट्रेड इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट वर इन फ्लरिशिंग स्टेट। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि इस टाइम में ट्रेड, इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट सब कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहा था बिफोर द कमिंग ऑफ द इंग्लिश। जब तक इंग्लिश नहीं आए थे हम स्मूथली रन कर रहे थे। पर बेटा ब्रिटिशर्स जैसे ही आए उन्होंने इंडियन ट्रेड सिनेरियो को पूरी तरह चेंज करके रख दिया, हमारी इंडस्ट्री को एक बड़ा सेटबैक दिया। इंडियन वीवर्स जो थे वो कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहे थे चीप मील मेड क्लॉथ से। वहाँ से जो सस्ता मिल में बन के जो कपड़ा आ रहा था उससे हमारे इंडियन वीवर्स जो हाथों से काम करते थे वो कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो इंग्लैंड ने पूरी प्लानिंग के साथ सब कुछ किया था बेटा। बेटा इसके बाद एक बड़ी प्रॉब्लम और थी कि जो नॉबल्स थे और जो प्रिंसेस थे जिन्होंने पैट्रोनाइज कर रखा था इंडस्ट्रीज़ को, देखो बहुत सारे प्रिंस थे, किंग्स थे, वो लोग ऐसे थे जो इस इंडस्ट्री को एनकरेज करते थे, इनको फंडिंग करते थे। अब वो भी डिसअपियर हो गए। जो आर्टिशियंस थे उनके भी प्रोडक्ट लेने वाला कोई नहीं था, तो मतलब आर्टिशियंस की भी लाइफ ख़राब है, हमारे इंडस्ट्रीज़ की भी लाइफ ख़राब है। वैसे भी जो हमारी इंडस्ट्रीज़ थी वो हैंडमेड प्रोडक्ट बनाती थी, ठीक है।
इंडस्ट्रीज थी, पर वो मशीन मेड गुड नहीं बनाती थी। ब्रिटिश चाहते थे कि वो अपने ही प्रोडक्ट को इंडिया में प्रमोट करें, अपने गुड्स को बेचें, ठीक है? क्योंकि जितना ज़्यादा उनका गुड इंडिया में बिकेगा, उतनी ज़्यादा उनकी इनकम जनरेट होगी। तो ब्रिटिशर्स का हमेशा से एम रहा है कि अपने प्रोडक्ट को इंडिया में सेल आउट करना है। तो वो हमेशा चाहते थे, वांटेड इंडिया टू बिकम अ बिग सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया से एक ही एक्सपेक्टेशंस थी कि इंडिया उन्हें रॉ मटेरियल सप्लाई करे उनकी इंडस्ट्रीज़ के लिए, और ओपन मार्केट रहे उनके फिनिश्ड गुड्स का। अगर हम अपना गुड बनाते रहते तो हम उनका गुड नहीं खरीदते, वो ये बिल्कुल नहीं चाहते। उन्हें चाहिए था कि हमारे फिनिश्ड गुड्स को इंडिया खरीदता रहे और हमें रॉ मटेरियल देता रहे। अगर देखो हमारी इंडस्ट्री आगे की तरफ जाएगी तो हम इस रॉ मटेरियल को यूज़ करेंगे, ब्रिटिश ये भी नहीं चाहते। हमारी इंडस्ट्री ऊपर जाएगी तो हम अपने ही प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, ब्रिटिश ये भी नहीं चाहते। भाई उनका फिनिश गुड कौन यूज़ करेगा? तो ये जो पॉलिसी थी ब्रिटिश की, उसने सिस्टमैटिकली रियून करके रख दिया पूरी इंडियन इकॉनमी को। धीरे धीरे करके हमारे पूरे इंडस्ट्रियल सेटअप को, हमारे वीवर्स को, हमारे आर्टिशंस को, क्राफ्ट पर्सन्स को, सबको रियून करके रख दिया। पूरी इकॉनमी ज़ीरो पर लाके खड़ी कर दी। हमें सिर्फ रॉ मटेरियल का सप्लायर बना के छोड़ दिया। हैवी ड्यूटीज़ वर लिवाइड ऑन इंडियन क्लॉथ्स एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड। अच्छा, उल्टा ये कि हमारे इंडिया में ये लोग गुड्स को डंप कर रहे थे, हमसे रॉ मटेरियल खरीद रहे थे, उससे कोई ड्यूटी का लेना देना नहीं था। पर हमारे इंडिया का जो क्लॉथ था, जिसकी बहुत डिमांड थी इंग्लैंड में, इंडिया का जो कॉटन है ना बच्चा, वो बहुत ही अच्छा फाइन होता था, तो इंग्लैंड में उसकी बहुत डिमांड होती थी। तो जो इंग्लैंड के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने इंपीरियल पार्लियामेंट से बहुत ज़िद की कि भैया इनके गुड पे हैवी ड्यूटीज़ लगा दो, इनके गुड को महंगा बना दो। तो यहाँ इंडिया में तो हम अपना गुड सप्लाई कर ही रहे हैं, यहाँ पर भी इनका गुड कोई नहीं खरीदेगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बड़ी खुश, चलो ऐसा ही कर देते हैं। These goods become costlier and could not compete with the machine made cloth। और जो हमारा गुड वहाँ जाता वो तो महंगा हो जाता, और साथ ही साथ वो मशीन मेड क्लॉथ के साथ इंग्लैंड में कॉम्पीट भी नहीं कर पा रहा था। इस पॉलिसी को क्या कहा गया? द पॉलिसी ऑफ वन वे फ्री ट्रेड। वन वे फ्री ट्रेड, वो हमारी कंट्री के साथ कितना भी ट्रेड कर सकते हैं, पर हम उनके साथ नहीं। हमारा गुड वहाँ पर जा रहा है तो उस पर हैवी ड्यूटीज़ लगाई जा रही हैं, और वो हमारी कंट्री में फ्री ट्रेड कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी, कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी। तो कौन सी पॉलिसी ब्रिटिशर्स अडॉप्ट कर रहे थे? वन वे फ्री ट्रेड। जो ब्रिटिश थे वो प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, प्रमोट करना चाह रहे थे अपनी खुद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। बेटा अगर हम बात करें ना, तो हमारे कॉटन से कभी वो कॉम्पीट नहीं कर सकते। हमारे पास जो यूनिक डिज़ाइंस थी, भले वो चिंस हो, पटोला हो, टाई एंड डाई हो, उससे वो कॉम्पीट नहीं कर पाते। इसीलिए उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन दी, उन्हें प्रमोट किया। दे पेड नो ड्यूटीज़ ऑन टेक्सटाइल सेंट टू इंडिया। और वो हमारे इंडिया में जो कपड़ा बेचते थे ना, उस पर 1% की भी ड्यूटी नहीं देते थे। इम्पोज हैवी ड्यूटीज़ ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। पर वो गुड जो इंडिया से जाता था उसके ऊपर हैवी ड्यूटीज़ लगा देते थे। और बेटा जैसे ही रेलवे बन गया, रेलवे की शुरुआत हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने की। द कोलैप्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, स्पेशली रूरल आर्टिशन इंडस्ट्रीज, प्रोसीडेड रैपिडली। जैसे जैसे रेलवे हमारे इंडिया में आगे की तरफ बढ़ता गया, हमारे रूरल आर्टिशंस, हमारी इंडस्ट्रीज धीरे धीरे करके पूरी तरह ख़त्म हो गई, कोलैप्स करने लग गई। कैसे? क्योंकि रेलवे ने ये पॉसिबल बना दिया बेटा कि जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर हैं, अब उन्हें एक्सेस भी मिल पाए और वो डिस्प्लेस कर पाएँ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को इन द रिमोटेस्ट विलेज ऑफ द कंट्री। पहले उस विलेज तक जहाँ अंग्रेज़ों के प्रोडक्ट की रीच नहीं थी, जहाँ अंग्रेज अपना कुछ सेल करने नहीं जा सकते थे, रेलवे के आने के बाद तो चारों तरफ चारों कनेक्टिविटी बन गई। तो अब इनका गुड नियरेस्ट, फारेस्ट, रिमोटेस्ट विलेज एरिया तक पहुँच रहा था। और साथ ही साथ जो कुछ बचा हुआ विलेज में हमारे आर्टिशंस का काम था, वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।